दोस्तों, बधाइयों के मौके तो बहुत कम आते हैं जीवन में, लेकिन जब आए तो उन्हें भुनाना चाहिए। कहा जाता है ना, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना करतब दिखला के। हीन मूल की ओर देख, जग गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। यदि आपके अंदर साहस है कुछ कर गुजरने का, यदि आपके अंदर वो हुनर है अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने का, तो आप भी अपने जीवन में एक मुकाम हासिल करके रहेंगे। और इसी मुकाम को हासिल करने का श्रेय हम देते हैं हमारे स्टूडेंट सप्तऋषि सेन गुप्ता को। कमाल के स्टूडेंट, कमाल का डिटर्मिनेशन। हम इनकी जर्नी के बारे में आज जानेंगे, हम इनके ग्रिट और इनके डिटर्मिनेशन के बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले तो मैं सप्तऋषि आपको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं माय डियर। मेनी मनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। और मेरे इस डिटर्मिनेशन की सक्सेस स्टोरी को आपकी प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, मुझे मौका देने के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको और अड्डा 24x7 की पूरी टीम को। ओके, दैट्स ग्रेट। तो चलिए ना सप्तऋषि, सीधे सीधे ऐसी छोटी छोटी बातों से शुरू करते हैं। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? आप तैयारी कैसे करते थे? कैसे आपने सोचा कि आपको एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करना है, और फिर आपने अभी कौन सी पोस्ट फाइनली सिक्योर की अपनी? सर, मैंने अपनी एसएससी की तैयारी 2021 से शुरू किया था। तब मैं सारे एग्जाम्स देता था, लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस। फिर एमटीएस 2022 में मैं अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज एन एमटीएस काम कर रहा हूँ। और 2024 सीजीएल मेंस में मैंने सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर पद पे सिलेक्ट हुआ हूँ। वाह, क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। और आपकी फैमिली थैंक में यू सर। आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कैसा रहा? पढ़ाई लिखाई के लिए आपको कौन मोटिवेट करता था सबसे ज्यादा? सर, मेरे पढ़ाई लिखाई के पीछे मेरे मम्मी का सबसे बड़ा हाथ है। वो हम्म। किसी भी वक्त पे जब भी ऐसे बहुत सारे मुकाम आए जहाँ की मैं हाल छोड़ चुका था, पर उन्होंने मुझे कहा कि आप डटे रहो, और ये डटे रहना ही एक असली एस्पिरेंट का एक सच्चाई है जो उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। तो उसने बहुत बार मेरे को उठाया, मैं गिर के फिर से उठा, फिर से तैयारी किया, और आज मैं अपनी मंजिल तक पहुंच चुका हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप अपने सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ते थे? जैसे चार मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम यस सर। प्रायोरिटी दे करके चलते हैं, और फिर कंप्यूटर भी है हमारे लिए। तो आपकी यस सर। प्रिपरेशन में आप कैसे टाइम बिताते थे उन सब्जेक्ट्स के साथ? सर, जैसे 2022 से तो सीजीएल का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। अभी कंप्यूटर जो है अभी एक की रोल प्ले करता है, क्योंकि आप पहले चार सब्जेक्ट पे अगर जितने भी ज्यादा मार्क्स भी आप लाए, अगर आप कंप्यूटर का कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए तो आपका साल बर्बाद हो जाता है। जैसे 2022 साल में मेरा क्या हुआ था, मैं टाइपिंग में फेल हो गया था। ओ। 2023 में मेरा मुंबई में प्रिवेंटिव ऑफिसर हुआ था, पर वो थोड़े सवालों के ऑप्शन चेंज होने की वजह से मेरा रैंक पिछड़ गया था, तो मुझे मुंबई कस्टम्स मिला। तो फिर इसीलिए मुझे इस साल भी देना पड़ा। इस साल मेरा ऑल इंडिया रैंक 634 आया है, और शायद मुझे वेस्ट बंगाल मिल जाए इस साल। ओके। तो मैंने कंप्यूटर और टाइपिंग, जो कि डिटरमाइनिंग फैक्टर है सीजीएल के लिए, उसके लिए थोड़ा वक्त निकाला। और ऐसा नहीं कि एग्जाम के बस 3 महीने पहले उनको शुरू किया, मैंने डेली उन पर काम किया, क्योंकि मुझे पता था अगर ये दोनों मेरे सही रहेंगे तो तब भी मेरे मार्क्स मेरे काम में आएंगे, नहीं तो मेरे 390 भी किसी काम के नहीं। देखो दोस्तों, ये मैं हमेशा कहता हूं, जैसा सप्तऋषि ने कहा आपको 100% सही है कि इवन दो आप 390 में 390 मार्क्स लेकर के आ जाएं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में, लेकिन आपको सेक्शन 3 का कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। और इसमें भी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करती है। चलो, कंप्यूटर में तो यस फिर सर। भी आप 20 क्वेश्चंस कि जो मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस में आप उसका लगभग 60-70% क्वालिफाई कर भी ले जाओ। लेकिन जब टाइपिंग टेस्ट में आपको 2000 की इंप्रेशंस देने होते हैं, उनमें आपकी गलतियों का परसेंटेज बहुत कम होना चाहिए। मतलब एक्यूरेसी सबसे ज्यादा मायने रखती है। यस तो सर। दैट इज वेयर सप्तऋषि हमको कहना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि पर्टिकुलरली उस पार्ट में हमें बेहद काम करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता था सप्तऋषि? कौन से वाले सब्जेक्ट में आप फंसते थे? हाँ सर, अगली बार जब सीजीएल मेंस दिया था, मेरे मैथ्स के नंबर बहुत कम आए हैं, मतलब 60 के अराउंड आए थे। तो तब मुझे ये समझ में आ गया था कि किसी भी एक सब्जेक्ट को वीक रख के तो मैं इसको पार नहीं कर सकता। अगर अच्छे रैंक लेकर मुझे लाना है तो मुझे चारों पे ही ध्यान देना है। तो उस वक्त से मैंने मैथ्स पर बहुत काम करना शुरू किया।
बाकी इंग्लिश जी के मेरे स्ट्रॉन्ग पहले से ही। दैट्स ग्रेट। जनरली हमारे यस सर। एस्पिरेंट्स को रीजनिंग सब्जेक्ट में बहुत ही बढ़िया बढ़िया लगता है कि रीजनिंग सब्जेक्ट को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद उनको टफनेस थोड़ा लगता है इंग्लिश और जीके जीएस का। मैथमेटिक्स में मैं मानता हूं कि अगर कोई नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का है तो उसको थोड़ी समस्याएं होती हैं। बट हाँ, वही है ना कि जैसे हमारी कोई कार है, अब उसके चारों पहियों में बराबर टायर का प्रेशर नहीं हुआ तो कार अच्छे से चल नहीं पाएगी। इसीलिए सारे सब्जेक्ट्स को बराबर वेटेज दे करके पढ़ा नहीं तो सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। उसी तरह एग्जैक्टली से, सर, एग्जैक्टली। है ना, तो सप्तऋषि बिल्कुल यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सप्तऋषि, अब जैसे आपका सिलेक्शन हुआ, आपने कौन से मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को सबसे ज्यादा पढ़ना शुरू किया स्टार्टिंग से? कौन कौन से एडवांस या फिर अरिथमेटिक या फिर ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कहाँ के पोर्शन में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती थी? सर, प्रीलिम्स और मेंस पे फर्क बस स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का होता है। तो मैंने सबसे पहले उन दोनों टॉपिक को चूज किया, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स के ज्यादा मैथ्स थे वो सारे एग्जाम में आते थे, तो उनका तो मैं मॉक्स में या प्रैक्टिस में रहता ही था। पर स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, स्पेशली प्रोबेबिलिटी का कुछ फॉर्मूला जो मुझे याद नहीं होते थे, उसको मैंने बार बार काम किया उसके ऊपर, ताकि वो कहीं से गलत ना हो जाए। हाँ, और दैट्स ग्रेट। उसके बाद मेरा जियोमेट्री में और ट्रिगोनोमेट्री में मैंने थोड़ा स्पेशलाइज किया। ओके ओके। बाकी तो सर नॉर्मली प्रिपेयर किया। और जैसे इंग्लिश के लिए क्या अप्रोच होता था आपका? इंग्लिश को आप कैसे पढ़ते थे? सर, क्योंकि मैं इंग्लिश में मास्टर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट कर चुका हूँ, तो उतना दिक्कत तो लैंग्वेज से मेरा डर तो नहीं है। पर हम्म। फिर भी कुछ मॉक्स देकर, वोकाबुलरी को थोड़ा इम्प्रूव कर कर, न्यूज़पेपर पढ़कर थोड़ा हो जाता सर इंग्लिश में। हम्म। तो मतलब और वोकैबुलरी, न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर से वोकैबुलरी को ढूंढना। अच्छा, मैं हाँ सप्तऋषि सर। आपकी बात को ना 100% अग्री करता हूं। जब भी हम कोई चीज पढ़ने लगते हैं, कई बार हमको अच्छा पढ़ते पढ़ते भी ये अंदाजा होने लग जाता है कि कहीं पर कुछ खराब लिखा हुआ है। मैंने अपने अंदर भी ये चीज महसूस की कि जब वो स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चंस आते थे ना, तो मैं द हाँ हिंदू सर। पढ़ता था। और द हिंदू पढ़ने की वजह से मुझे ये समझ में आता था कि ये स्पॉट द एरर में यहाँ पे एरर है। हालांकि मुझे हाँ सर, अब ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं आती थी, बट वो एरर समझ में आता था। आप जब किसी गलत सेंटेंस को पढ़ते हो तो आपका दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि नहीं, यही बिल्कुल। तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। मतलब वो आपका दिमाग आपका रिफ्लेक्स की तरह बन जाता है, अगर आपकी आदत डाल ले तो इसका। तो थॉरो रीडिंग इज ऑलवेज नेसेसरी। कोई यस। सक्सेस का शॉर्टकट तो होता ही नहीं है। नहीं 2021 से सर। सप्तऋषि की प्रिपरेशन और 2024 एसएससी सीजीएल फाइनल, इनका अपने मनपसंद पोस्ट पर आ पाना, ये 3 साल लगातार ग्रिट और डिटर्मिनेशन के हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, शॉर्टकट से, ट्रिक से सक्सेस नहीं मिलती है। उसके लिए चाहिए लॉन्ग टर्म परसिवरेंस। आप लंबे समय तक लगे रहिए। असफलताएं एक बार आ सकती हैं, 2 बार आ सकती हैं, मैं तो कहता हूं चलो 10 बार आ सकती हैं, लेकिन 11वीं बार सफलता को आपके कदम चूमने ही पड़ेंगे। दैट्स वेयर ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जीके जीएस की क्या स्ट्रेटेजी रही सप्तऋषि? कैसे जीके जीएस को हैंडल किया? सर, अभी जो एसएससी का पैटर्न का जीके जीएस है, वो हम्म। ऐसे थोड़ा सा हट के आ रहा है। लाइक, आप पूरा किताब भी कंप्लीट करके यही नहीं कह सकते कि मैं एक अच्छी मार्क्स लेके निकल ही पाऊंगा। तो मेरा बिल्कुल। पहले से भी मेरा यही स्ट्रेटेजी रहता था कि जो प्रीवियस ईयर के सवाल है, मैं उनको करूंगा, और उनकी सोर्स को मैं किताब से रिट्रेस करूंगा, थॉरो ना पढ़ के उनको रिट्रेस करूंगा। तो सर, यही से जीके जीएस को मैंने स्ट्रॉन्ग किया। और करंट अफेयर्स मेरा बहुत पसंदीदा एक सब्जेक्ट है। मैं रोज करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ, और दिल से ओके। पढ़ता हूँ मैं। मुझे अच्छा लगता है जानकारी लेने में। हाँ, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि मॉक टेस्ट कितना ज्यादा रोल प्ले करते हैं जब आप सिलेक्शन की जर्नी में दौड़ना शुरू कर देते हैं? सर, मॉक्स प्ले अ ह्यूज रोल इन योर सिलेक्शन। हम्म। क्योंकि मुझे याद है, मैंने मेंस के पहले शायद 200-300 से ज्यादा मेंस के मॉक्स लगाए, सिर्फ मेंस के। हम्म। प्रीलिम्स का तो पता नहीं कितने लगाए। क्योंकि मॉक्स ही आपको आपका प्रिपरेशन का असली आईना दिखाता है। वही आपको दिखाता है कि यहीं पे आपका काम करने का जरूरत है, आप काम कीजिए। और मॉक्स आपके स्पीड और एक्यूरेसी को बहुत हद तक इम्प्रूव करता है। तो सर, मॉक्स का तो एक बहुत बड़ा रोल है। दैट्स वेरी गुड। मॉक, मैं हमेशा ये कहता हूं ना कि टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। और जब यस आप सर। मॉक देते हैं तो आपको ये अंदाजा लगने लग जाता है कि कितने टाइम में आप कौन से सेगमेंट को टच कर पा रहे हैं। अब जैसे टीयर 1 की बात करें, 15 मिनट्स हैं आपके पास
चारों सेगमेंट को टच करने के लिए। और उन 15 मिनट्स में अगर आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं, बिना प्रैक्टिस, बिना एक्यूरेसी, बिना टाइम मैनेजमेंट के हो ही नहीं सकता। सही कह रहा हूं नहीं ना हो मैं? सकता सर, एकदम से नहीं हो सकता। टीआर 1 के लिए आपके पास क्लियर स्ट्रेटेजी रहता है। मेरा तो एक स्ट्रेटेजी रहता था कि पहले 10 मिनट में मैं इंग्लिश और जीएस को निपटा दूंगा, फिर मैं रीजनिंग की तरफ मूव करूंगा, लास्ट में मैथ की तरफ मूव करूंगा। इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा नंबर कम वक्त में मुझे चाहिए था। बिल्कुल। तो देखिए, जो सब्जेक्ट्स केवल रीडिंग वाले हैं, जो कैलकुलेशन के नहीं हैं, उनको Yes. सप्तऋषि पहले करते थे और फिर उसके बाद वो कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट्स में जाते थे। अब जैसे रीजनिंग आमतौर पर स्टूडेंट्स को थोड़ा इजी लगता है मैथमेटिक्स के कंपैरिजन में, तो उन्होंने रीजनिंग किया एंड देन लास्ट में Yes, sir. उन्होंने मैथमेटिक्स को टच किया। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना, साइकोलॉजिकल प्रेशर। अगर हम मैथमेटिक्स को ही करने चले गए, और जैसा कि सप्तऋषि ने बताया कि उनको थोड़ा फियर था मैथमेटिक्स से, और उसी में अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस उलझे, तो फिर आपका बाकी का जो पेपर है ना, उसमें आपका माइंडसेट गड़बड़ हो जाता है, और ये कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा इजी वन को पिक करिए, उनको सबसे पहले कर लीजिए, जहां पे आपकी स्ट्रेंथ है वहां आप अपनी दिखा दीजिए, एंड देन उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे। अब अगर एक दो क्वेश्चन में आप उलझे भी, तो वो बेसिकली आपका पूरा पेपर और पूरा माइंडसेट खराब नहीं करते, है ना? नहीं सर, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि अगर मुझे टीआर 1 के पेपर में कोई टफ शिफ्ट मिल जाए और स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स का टफ शिफ्ट मिल जाए, तो 2-3 सवाल पे मैं जो वक्त गवाऊंगा, बिल्कुल एसएससी नॉर्मलाइजेशन एवरेज में करेगा, पर उस वक्त का नॉर्मलाइजेशन सर कभी नहीं हो सकता। ये आपने बहुत एकदम सही। कीमती बात कही है सर। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि वो नॉर्मलाइजेशन, हालांकि नॉर्मलाइजेशन इज क्वाइट क्वेश्चनेबल थिंग उसमें तो समझ में ही यस नहीं सर, आता है कई बार ऑब्वियसली। क्या होता है। कई बार तो मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट से कि इज दिस नॉर्मलाइजेशन और एबनॉर्मलाइजेशन बट ठीक है बट ठीक है। तो मैं अब अड्डा 24/7 के परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको सप्तऋषि। बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक बात यू सर। करके। एंड मैं बताऊं, एक बीइंग अ फैकल्टी, बीइंग एन एजुकेटर, हमारी लाइफ में जब आप लोग वो रिजल्ट ला देते हैं जिस रिजल्ट की हमें आपसे उम्मीद है, तो हम इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं। शायद आपके माता पिता और आपके गार्जियंस के बाद हम ही होते हैं सबसे ज्यादा खुश, जिनको हाँ लगता सर। है कि हाँ जी, कमाल कर दिया हमारे बच्चों ने। नहीं सर, आप लोग पूरी साल भर के इतने मेहनत करते हैं हमारे पीछे, हम लोगों का बस ये एक दिन का रिजल्ट के लिए, तो सर ये तो बनता है सर। Great, great, Saptrishi. Great to have interacted with you. And again, many, many congratulations from the Adda 24/7 family. थैंक यू सर।